काकोरी डकैती होने के बाद से ही पुलिस बहुत सचेत हुई। बड़े जोरों के साथ जांच आरंभ हो गई। शाहजहांपुर में कुछ नई मूर्तियों के दर्शन हुए। पुलिस के कुछ विशेष सदस्य मुझसे भी मिले। चारों ओर शहर में यही चर्चा थी कि रेलवे डकैती किसने कर ली। उन्हीं दिनों शहर में डकैती के 1-2 नोट निकल आए। अब तो पुलिस का अनुसंधान और भी बढ़ने लगा। कई मित्रों ने मुझसे कहा भी कि सतर्क रहो। 2-1 सज्जनों ने निश्चित रूपेण समाचार दिया कि मेरी गिरफ्तारी जरूर हो जाएगी। मेरी समझ में कुछ न आया। मैंने विचार किया कि यदि गिरफ्तारी हो भी गई तो पुलिस को मेरे विरुद्ध कुछ भी प्रमाण न मिल सकेगा। अपनी बुद्धिमत्ता पर कुछ अधिक विश्वास था। अपनी बुद्धि के सामने दूसरों की बुद्धि को तुच्छ समझता था। कुछ ये भी विचार था कि देश की सहानुभूति की परीक्षा की जाए। जिस देश पर हम अपना बलिदान देने को उपस्थित हैं, उस देश के वासी हमारे साथ कितनी सहानुभूति रखते हैं। कुछ जेल का अनुभव भी प्राप्त करना था। वास्तव में मैं काम करते करते थक गया था। भविष्य के कार्यों में अधिक नर हत्या का ध्यान करके मैं हतबुद्धि सा हो गया था। मैंने किसी के कहने की कोई भी चिंता न की। रात्रि के समय 11 बजे के लगभग एक मित्र के यहाँ से अपने घर पर गया। रास्ते में खुफिया पुलिस के सिपाहियों से भेंट हुई। कुछ विशेष रूप से उस समय भी वे देखभाल कर रहे थे। मैंने कोई चिंता न की और घर जाकर सो गया। प्रातःकाल 4 बजने पर जगा। शौचादि से निवृत्त होने पर बाहर द्वार पर बंदूक के कुंदों का शब्द सुनाई दिया। मैं समझ गया कि पुलिस आ गई है। मैं तुरंत ही द्वार खोलकर बाहर गया। एक पुलिस अफसर ने बढ़कर हाथ पकड़ लिया। मैं गिरफ्तार हो गया। मैं केवल एक अंगोछा पहने हुए था। पुलिस वाले को अधिक भय न था। पूछा यदि घर में कोई अस्त्र हो तो दीजिए। मैंने कहा कोई आपत्तिजनक वस्तु घर में नहीं। उन्होंने बड़ी सज्जनता की। मेरे हथकड़ी आदि कुछ न डाली। मकान की तलाशी लेते समय एक पत्र मिल गया जो मेरी जेब में था। कुछ होनहार की 3-4 पत्र मैंने लिखे थे, डाकखाने में डालने को भेजे। तब तक डाक निकल चुकी थी। मैंने वे सब इस ख्याल से अपने पास ही रख लिए कि डाक के बम्बे में डाल दूंगा। फिर विचार किया जैसे बम्बे में पड़े रहेंगे वैसे जेब में पड़े हैं। मैं उन पत्रों को वापस घर ले आया। उन्हीं में एक पत्र आपत्तिजनक था जो पुलिस के हाथ लग गया। गिरफ्तार होकर पुलिस कोतवाली पहुंचा। वहां पर खुफिया पुलिस के एक अफसर से भेंट हुई। उस समय उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिन्हें मैं या एक व्यक्ति और जानता था। कोई तीसरा व्यक्ति इस प्रकार से ब्यौरेवार नहीं जान सकता था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु संदेह इस कारण न हो सका कि मैं दूसरे व्यक्ति के कार्यों में अपने शरीर के समान ही विश्वास रखता था। शाहजहांपुर में जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई वो भी बड़ी आश्चर्यजनक प्रतीत होती थी। जिन पर कोई संदेह भी न था, पुलिस उन्हें कैसे जान गई? दूसरे स्थानों पर क्या हुआ कुछ भी न मालूम हो सका। जेल पहुंच जाने पर मैं थोड़ा बहुत अनुमान कर सका कि संभवतः दूसरे स्थानों में भी गिरफ्तारियां हुई होंगी। गिरफ्तारियों के समाचार सुनकर शहर के सभी मित्र भयभीत हो गए। किसी से इतना भी न हो सका कि जेल में हम लोगों के पास समाचार भेजने का प्रबंध कर देता। जेल में पहुंचते ही खुफिया पुलिस वालों ने ये प्रबंध कराया कि हम सब एक दूसरे से अलग रखे जाएं, किंतु फिर भी एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी। यदि साधारण कैदियों के साथ रखते तब तो बातचीत का पूर्ण प्रबंध हो जाता। इस कारण से सबको अलग अलग तन्हाई की कोठरियों में बंद किया गया। यही प्रबंध दूसरे जिले की जेलों में भी, जहां जहां भी इस संबंध में गिरफ्तारियां हुई थी, किया गया था। अलग अलग रखने से पुलिस को ये सुविधा होती है कि प्रत्येक से पृथक पृथक मिलकर बातचीत करते हैं। कुछ भय दिखाते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करके भी जानने का प्रयत्न करते हैं। अनुभवी लोग तो पुलिस वालों से मिलने से इनकार ही कर देते हैं, क्योंकि उनसे मिलकर हानि के अतिरिक्त लाभ कुछ भी नहीं होता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाचार जानने के लिए कुछ बातचीत करते हैं। पुलिस वालों से मिलना ही क्या है, वे तो चालबाजी से बात निकालने की ही रोटी खाते हैं। उनका जीवन इसी प्रकार की बातों में व्यतीत होता है। नवयुवक दुनियादारी क्या जाने, न वे इस प्रकार की बातें ही बना सकते हैं। जब किसी तरह कुछ समाचार ही न मिलते तब तो जी बहुत घबराता।
यही पता नहीं चलता कि पुलिस क्या कर रही है, भाग्य का क्या निर्णय होगा। जितना समय व्यतीत होता जाता था उतनी ही चिंता बढ़ती जाती थी। जेल अधिकारियों से मिलकर पुलिस ये भी प्रबंध करा देती है कि मुलाकात करने वालों से घर के संबंध में बातचीत करें, मुकदमे के संबंध में कोई बातचीत न करे। सुविधा के लिए सबसे प्रथम ये परमावश्यक है कि एक विश्वास पात्र वकील किया जाए जो यथासमय आकर बातचीत कर सके। वकील के लिए किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो सकती। वकील के साथ अभियुक्त की जो बातें होती हैं, उनको कोई दूसरा सुन नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकार का कानून है। यह अनुभव बाद में हुआ। गिरफ्तारी के बाद शाहजहांपुर के वकीलों से मिलना भी चाहा, किंतु शाहजहांपुर में ऐसे दब्बू वकील रहते हैं जो सरकार के विरुद्ध मुकदमे में सहायता देने में हिचकते हैं। मुझसे खुफिया पुलिस के कप्तान साहब मिले, थोड़ी सी बातें करके अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे सरकारी गवाह बनाना चाहते हैं। थोड़े दिनों में एक मित्र ने भयभीत होकर कि कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, बनारसी लाल से भेंट की और समझा बुझाकर उसे सरकारी गवाह बना दिया। बनारसी लाल बहुत घबराता था कि कौन सहायता देगा, सजा जरूर हो जाएगी। यदि किसी वकील से मिल लिया होता तो उसका धैर्य न टूटता। पम शून्य हरकरनाथ शाहजहांपुर आए। जिस समय वो अभियुक्त श्रीयुत प्रेम कृष्ण खन्ना से मिले, उस समय अभियुक्त ने पम शून्य हरकरनाथ से बहुत कुछ कहा कि मुझसे तथा दूसरे अभियुक्तों से मिल ले। यदि वो कहा मान जाते और मिल लेते तो बनारसी दास को साहस हो जाता और वो डटा रहता। उसी रात्रि को पहले एक इंस्पेक्टर बनारसी लाल से मिले, फिर जब मैं सो गया तब बनारसी लाल को निकाल कर ले गए। प्रातःकाल 5 बजे के करीब जब बनारसी लाल को पुकारा, पहरे पर जो कैदी था उससे मालूम हुआ बनारसी लाल बयान दे चुके। बनारसी लाल के संबंध में सब मित्रों ने कहा था कि इससे अवश्य धोखा होगा, पर मेरी बुद्धि में कुछ न समाया था। प्रत्येक जानकार ने बनारसी लाल के संबंध में यही भविष्यवाणी की थी कि वह आपत्ति पड़ने पर अटल न रह सकेगा। इस कारण सब ने उसे किसी प्रकार के गुप्त कार्य में लेने की मनाही की थी। अब तो जो होना था सो हो ही गया। थोड़े दिनों बाद जिला कलेक्टर मिले, कहने लगे फांसी हो जाएगी, बचना हो तो बयान दे दो। मैंने कुछ उत्तर न दिया। तत्पश्चात खुफिया पुलिस के कप्तान साहब मिले, बहुत सी बातें की, कई कागज दिखलाए। मैंने कुछ अंदाजा लगाया कि कितनी दूर तक ये लोग पहुंच गए हैं। मैंने कुछ बातें बनाई ताकि पुलिस का ध्यान दूरी की ओर चला जाए, परंतु उन्हें तो विश्वसनीय सूत्र हाथ लग चुका था। वे बनावटी बातों पर क्यों विश्वास करते। अंत में उन्होंने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि यदि मैं बंगाल का संबंध बताकर कुछ बोल्शेविक संबंध के विषय में अपना बयान दे दूं, तो वे मुझे थोड़ी सी सजा करा देंगे और सजा के थोड़े दिनों बाद ही जेल से निकालकर इंग्लैंड भेज देंगे और 15,000 रुपए पारितोषिक भी सरकार से दिला देंगे। मैं मन ही मन में बहुत हंसता था। अंत में एक दिन फिर मुझसे जेल में मिलने को गुप्तचर विभाग के कप्तान साहब आए। मैंने अपनी कोठरी में से निकलने से ही इनकार कर दिया। वह कोठरी पर आकर बहुत सी बातें करते रहे, अंत में परेशान होकर चले गए। शिनाख्तें कराई गईं। पुलिस को जितने आदमी मिल सके उतने आदमी लेकर शिनाख्त कराई। भाग्यवश श्री ऐनुद्दीन साहब मुकदमे के मजिस्ट्रेट मुकर्रर हुए। उन्होंने जी भर के पुलिस की मदद की। शिनाख्तों में अभियुक्तों को साधारण मजिस्ट्रेटों की भांति भी सुविधाएं न दी। दिखाने के लिए कागजी कार्रवाई खूब साफ रखी। जबान के बड़े मीठे थे। प्रत्येक अभियुक्त से बड़े तपाक से मिलते थे। बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे। सब समझते थे कि हमसे सहानुभूति रखते हैं। कोई न समझ सका कि अंदर ही अंदर घाव कर रहे हैं। इतना चालाक अफसर शायद ही कोई दूसरा हो। जब तक मुकदमा उनकी अदालत में रहा, किसी को कोई शिकायत का मौका ही न दिया। यदि कभी कोई बात हो भी जाती तो ऐसे ढंग से उसे टालने की कोशिश करते कि किसी को बुरा ही न लगता।